वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। यूपी ट्रिपल एससी की आपकी पेट की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। ये सीरीज ऐसी है जिसमें पीवाईक्यू शामिल है, उसके साथ ही साथ ऐसे मॉडल क्वेश्चन शामिल हैं जिनके आने की पूरी संभावनाएं हैं। चूँकि पीवाईक्यू तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, तो पीवाईक्यू के दृष्टिगत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी रखा गया है। तो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया है। इस सीरीज में हर वीडियो में तकरीबन हम 25 क्वेश्चंस को ही देखते हैं, ताकि बर्डन ना बने किसी भी तरीके का पढ़ने में। तो इस सीरीज के क्रम में जो आज का वीडियो है 25 क्वेश्चंस का, आपका जो टेस्ट तरीके से है आपको पता रहता है, तो आप उसको भी मेंशन करें। प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। यानी कि स्वतंत्रता, यानी कि 1947 के बाद लिखा है ना, स्वतंत्रता के बाद भारत की भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। यानी कि आज़ादी के बाद भारत के आधार पर, भाषा के आधार पर, आज़ादी के बाद लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर जो भारत का पहला राज्य बना, उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है। ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, केरल होगा या गोवा होगा, ये आपको बताना है। आपको पता है यहाँ पे सही उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर बने पहले राज्य का नाम जो है वो आंध्र प्रदेश है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम एज क्या है, आयु क्या है? लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु या एज बताइए। यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, यानी कि 25 वर्ष। लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम एज है वो 25 वर्ष है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। खास बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 है, आपको पता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है, ऐसा संविधान कहता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जो क्वालिफिकेशंस हैं या जो अर्हताएँ कह सकते हैं वो क्या है? वो ये हैं कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। तो ये खास अंतर है, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा जैसे ही आप पूछा जाए बोल दो 25 वर्ष, जैसे ही पूछा जाए राज्यसभा वैसे ही बोल दो 30 वर्ष या 30 बरस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ये किसके तहत ये अर्हताएँ दी गई हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में ये बात दी गई है, ये अर्हताएँ दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यूएनएफसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ए, यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। डी है यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जो सही फुल फॉर्म है वो क्या है, ये पूछा गया है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी, ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, ये पूछा गया है। सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और इसका आयोजन जो है वो स्थानीय भाषा और परंपराओं के अकॉर्डिंग अनुसार प्राय पूरे देश में किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, अगर पूछा गया है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में कानपुर, हाथरस ये आदि नौटंकी की प्रमुख वहाँ पे घराने रहे, या कह सकते हैं प्रमुख शैलियाँ वहाँ मिलती हैं।
ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, उत्तर प्रदेश के अलावा आपको जो देखने को मिलेगा नौटंकी का जो नौटंकी जो लोक नृत्य है, ये बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में इसका प्रचलन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है नौटंकी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? ए USA में है यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, बी स्विट्जरलैंड में है, सी जर्मनी में है, या डी में से कोई नहीं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपको बताना है। सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर स्थित है इंटरनेशनल ओलंपिक जो समिति है उसका। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 23 जून को हुई, 23 जून 1984। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में भी कहाँ है? लुसाने में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थान है लुसाने। 23 जून 1984 में इसकी स्थापना की गई इस समिति की। और प्रत्येक वर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको पता है। तो ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 23 जून 1984 को स्थापना हुई और प्रत्येक वर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए, प्रश्न अगला आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है गुलजार और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर आपका होगा, क्या होगा? बी होगा, स्वामी विवेकानंद। पावर्स ऑफ द माइंड। एक चीज़ खास बात यह है कि उनके द्वारा जो लिखित अन्य पुस्तकें हैं या बुक्स हैं वो उनमें से जैसे मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, कर्मयोग, राजयोग, थॉट्स ऑफ पावर, ये उनकी कुछ अन्य किताबें हैं जो पूछी जा सकती हैं। कर्मयोग, राजयोग आपको ध्यान रखना है, थॉट्स ऑफ पावर ध्यान रखनी है, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स ये भी ध्यान रखना है। इनका जन्म कब हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इनका स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ, टैगोर जी की बात नहीं है, ये पुस्तक जो है स्वामी विवेकानंद जी की है। टैगोर जी के भी बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है कई बार, नरेंद्र नाथ दत्त था। ये चीज़ आप, इनके गुरु कौन रहे? इनके गुरु कौन रहे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु जी थे। और विवेकानंद जी के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। भारतीय संस्कृति के प्रमोशन में, भारतीय थॉट्स के प्रमोशन में, और भारतीय जो विचारशीलता है वही थॉट्स की बात है, उसमें किस तरीके से उसको उन्होंने विश्व पटल पे रखा, इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी जाने जाते हैं। यानी अगर आप देखें जो शिकागो का सम्मेलन हुआ उसमें किस तरीके से भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के तौर पे वो निकल के आते हैं और वहाँ पे परचम लहराते हैं। तो पावर्स ऑफ द माइंड ये जो पुस्तक है स्वामी विवेकानंद जी की है, गुरु इनके रामकृष्ण परमहंस जी हैं। अन्य किताबें कर्मयोग, राजयोग, इसके साथ साथ थॉट्स ऑफ पावर और मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, ये कुछ अन्य किताबें हैं। यहाँ पे गुलजार को भी रखा गया है, तो आपको थोड़ा दिमाग ही लगाना है। ऑप्शंस में आपको एलिमिनेशन प्रोसेस भी रखनी है कि मान लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता है, ये चीज़ें। अगला प्रश्न आपके सामने है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा पित्रा दुरा भी कहते हैं, और यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, पॉपुलर हुआ? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि यहाँ पे ठीक उत्तर क्या होगा। अकबर होंगे, शाहजहां होंगे, या फिर औरंगजेब होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कमेंट में जल्दी से कि कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सही उत्तर बी है,
यहाँ पे आपने बता दिया होगा अभी तक। शाहजहाँ जो हैं उनके समय में इस तरीके का जो काम है बहुत लोकप्रिय हुआ। और एक तरीके से कहें तो शाहजहाँ का जो समय है, यानी कि जो मुग़ल शाहजहाँ हैं, इनका जो मध्यकालीन भारत में इनका जो कंटेम्प्रेरी समय देखेंगे आप, इस काल को मुग़ल स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रश्न आपका बन सकता है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है मुग़ल आपका मुग़ल पीरियड। तो शाहजहाँ के काल को मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये प्रश्न बनेगा आपका कि किस मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय में कहा गया। और एक तरीके से शाहजहाँ को मुग़ल कालीन महान भवन निर्माता के तौर पे जाना गया, माना जाता रहा। यानी कि किस तरीके से आर्किटेक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका काम निकल के आया शाहजहाँ का, ये विशेष उनको बनाता है। इसीलिए मुग़ल स्थापत्य कला का जो गोल्डन पीरियड माना गया वो उनका समय माना गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इनके द्वारा निर्मित जो स्थापत्य जैसे ताजमहल है उसमें पित्तरादुरा का प्रयोग किया गया है। और ख़ास बात यहाँ पे ध्यान देने की यह है कि जहांगीर के समय में भवनों को रंगने के लिए पित्तरादुरा या जड़ाऊ रंगीन पत्थरों का उपयोग प्रारंभ हो गया था। और जहांगीर के काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये दो बेसिक अंतर हैं। यानी काम तो शुरू हो गया था पित्तरादुरा का जहांगीर के समय से, लेकिन इस काम को प्रश्न आपका पूछा गया है कि बहुत लोकप्रिय किसके समय में हुआ, तो शाहजहाँ के समय में हुआ, क्योंकि शाहजहाँ ने इस पर ज़्यादा काम करवाया इससे। तो खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग या गोल्डन पीरियड जहांगीर के समय को कहा जाता है, लेकिन मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड शाहजहाँ के समय को कहा जाता है। तो ये बेसिक अंतर, यानी स्थापत्य कला के स्वर्ण युग की बात हो तो शाहजहाँ, और चित्रकला की बात हो, मुग़ल चित्रकला की बात हो तो आपका जहांगीर। यानी किसके किसके समय मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग रहा है जहांगीर के समय, और मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग रहा है शाहजहाँ के समय। तो बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। पित्तरादुरा या रंगीन पत्थर की चढ़ाई का काम जो हुआ बहुत लोकप्रिय वो शाहजहाँ के समय में हुआ। तो ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ए मध्य पाषाण युग, बी ताम्र पाषाण युग, सी पुरा पाषाण युग, डी नव पाषाण युग। किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? एकदम सही है ऑप्शन बी। आपको ऑप्शंस देखना है, ऑप्शन में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। देखो ताम्र की बात हो रही है, ताम्र मतलब क्या? तांबा। अगर ताम्र पाषाण युग रहा है तो जाहिर सी बात है तांबा रहा है, तो पहली बार उपयोग किया गया था तो ताम्र पाषाण युग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, खास बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है उसको कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? ए कश्मीर, बी गया, सी राजगीर, डी पाटलिपुत्र। सही उत्तर सी है, यानी कि राजगीर। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जस्ट महात्मा बुद्ध जी के निर्वाण के बाद हुआ था, यानी कि 483 BC में और हुआ था आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगति का। और कब हुआ था, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी संगति में बौद्ध की या कह सकते हैं बुद्ध की, खासतौर से बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय पिटक जो नामक 2 पिटक थे उसमें विभाजित किया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट है। महान बुद्ध की, कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के निर्माण के बाद 483 BC के आसपास राजगीर या राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में इस संगति का आयोजन हुआ, यानी कि मैनेज हुआ वहाँ पे सब कुछ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानामप्रियदर्शी भी था? यहाँ पे खास बात यह है कि देवानामप्रियदर्शी भी आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कुल मिला के।
ठीक है। ए है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, बी है मौर्य सम्राट अशोक, सी है गौतम बुद्ध और डी है भगवान महावीर। आपको पता है बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, सही उत्तर बी है, यानी अशोक के बारे में ये बात कही जाती है। अशोक को लिखा जाता है कई जगह अभिलेखों में, तो वहाँ पे उनका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। तो कौन व्यक्ति है इसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है? तो अशोक हैं, शिलालेखों में ऐसा उल्लेखित मिलता है और सामान्यतः उनको इसी नाम से संबोधित किया गया है उनके अभिलेखों में, शिलालेखों में। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अशोक के बारे में आपको पता है किस तरीके से कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि उसमें इतनी नृशंस हत्याएं होती हैं उस युद्ध में, तो कलिंग युद्ध के बाद जो है उनका बहुत तगड़ा परिवर्तन हो जाता है अशोक के अंदर, और अशोक बौद्धिज्म ग्रहण कर लेते हैं। आपको पता है किस तरीके से उसके बाद वो स्तूप बनवाने में और बौद्धिज्म के प्रचार प्रसार में लगते हैं, ये सबको विदित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था, ये पूछा गया। गुप्त सम्राटों का, मौर्य सम्राटों का, मुगल सम्राटों का, या फिर शुंग सम्राटों का। सही उत्तर आपका सी है, यानी कि मुगलों का उस समय शासन था भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, स्थापना हुई। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है कि 1599 में अंग्रेज जो व्यापारी थे उनके द्वारा पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से व्यापारी कंपनी की स्थापना की गई थी। और इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। और इसी समय भारत में मुगल जो थे उसमें अकबर, जिनका समय आपको पता है 1556-1605 का शासन जो है वो थे, अकबर थे उस समय। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मुगल थे अकबर। चलिए, मुगल सम्राट अकबर। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए विनोबा भावे, बी एम के गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी आचार्य कृपलानी। भूदान ग्रामदान आंदोलन। चलिए, सही उत्तर ए, यानी कि विनोबा भावे। आपको पता है आज़ादी के बाद कृषि जोतों में कह सकते हैं असमानता से उत्पन्न जो आर्थिक विषमता थी उसको दूर करने के लिए और भूमिहीन कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए विनोबा भावे जी के द्वारा वर्ष 1951 में, यानी ठीक आज़ादी के बाद 3 वर्ष बाद 1951 में भूदान ग्राम आंदोलन शुरू किया गया था। और इस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस आंदोलन का बड़ा क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। आपको पता है किस तरीके से उन्होंने घूम घूम के जो है भूमि के लिए कार्य किया, ताकि जो विषमताएं हैं, ये कह सकते हैं असमानताएं हैं, असमता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भूमिहीन कृषक हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास उनके द्वारा हुआ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो असमता से जो उत्पन्न आर्थिक विषमता थी उसको दूर करने के लिए बेसिकली उन्होंने भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया था। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उस समय के जो तेलंगाना में पोचमपल्ली गांव था वहाँ से। प्रश्न है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यानी कि दांडी नमक यात्रा के दरमियान पूछा गया है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया गया, यानी कि किया था, यानी कि उसको स्त्रियों तक भी ले जाया जाए, ऐसा उनकी गुजारिश थी, ऐसा वो चाहते थे। ए पंडित रमाबाई,
बी कमला देवी चट्टोपाध्याय, सी मैडम कामा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन आपको करना है। सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या होगा, बी होगा, यानी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। गांधी जी को इन्होंने आंदोलनों में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए अर्जी किया था। और आपको पता है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक दांडी मार्च का प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को अवैध रूप से नमक बनाकर जो नमक कानून था वो तोड़ा गया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। यानी कि राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि कह सकते हैं नेशनलिज्म की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो किस क्रांति के साथ हुई। ए औद्योगिक क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी रूसी क्रांति और डी फ्रांसीसी क्रांति। सही उत्तर डी है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हमको दिखाई पड़ती है। यानी कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी वेवेल योजना, सी क्रिप्स मिशन, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका डी होगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपका सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 2 प्रांतों यानी कि सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सिंध प्रांत का निर्माण बम्बई को विभाजित करके और उड़ीसा का निर्माण बिहार को विभाजित करके किया गया था। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। और ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि इसी अधिनियम के द्वारा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सरकार कि किस अधिनियम के कारण, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण सिंध प्रांत का, बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। यानी सिंध प्रांत का निर्माण बम्बई को विभाजित करके हुआ और उड़ीसा का निर्माण बिहार को विभाजित करके हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 2 प्रांत यानी सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। सिंध और उड़ीसा, जिसमें सिंध बम्बई को विभाजित करके बना था और उड़ीसा का निर्माण बिहार को विभाजित करके हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, सही उत्तर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह और डी चंद्रशेखर आजाद। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो क्या होगा, बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और आज़ादी में अपनी उनकी महती भूमिका है, ये आपको पता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी का दिया गया नारा है युद्ध का चलो दिल्ली। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ध्यान देने की बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया 21 अक्टूबर 1943 यानी आज़ादी के ठीक कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 1943 में। कब, 21 अक्टूबर, थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे दिए थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था।
अगला प्रश्न सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ए शहरीकरण, यानी कि गांव से जो शहरों का गांव का जो कायाकल्प हो रहा है, आजकल भी आप देखते होंगे किस तरीके से उनका जो शहरीकरण हो रहा है। फिर खनिज औद्योगिकरण, और आपका डी पानी की उपलब्धता, कि कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, पूछा गया है। डी है पानी की उपलब्धता। जाहिर सी बात है, कॉमन प्रश्न है, एलिमिनेशन प्रोसेस के तहत आप निकाल सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारणों के अंतर्गत खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण ये शामिल हैं। जल की उपलब्धता, या फिर कहा जाए भू आकृति, जलवायु और मृदाएं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारणों के अंतर्गत शामिल हैं। यानी दो बेसिक अंतर, यानी आर्थिक कारक की जब आप बात करेंगे तो उसमें पानी की उपलब्धता नहीं आएगा, लेकिन जब हम भौगोलिक कारणों के अंतर्गत बात करेंगे, चूंकि भूगोल की बात करेंगे, तो उसमें जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं और ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आपके भौगोलिक कारक माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आर्थिक कारक पूछा गया, इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आर्थिक कारक जो नहीं है वो पानी की उपलब्धता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन देशों के बीच स्थित है? ये आपको बताना है। ए भारत और नेपाल, बी भारत और भूटान, सी नेपाल और तिब्बत, डी इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, यानी कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच में स्थित है? सही ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि नेपाल और तिब्बत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यानी कि तकरीबन 8,848 मीटर जो चोटी है, और नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित है, और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जोरों से बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? देख लेते हैं कारण। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। ऑप्शन बी है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। सी है निम्न वेग हवाएं। डी है गर्म और शुष्क मौसम। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? बताइए। आप लोग को तो पता होगा कि अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण भारत में क्या है, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं। सही उत्तर बी, यानी कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारत में अक्टूबर की गर्मी का प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता के साथ उच्च जुड़ा जो उसका उच्च तापमान है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय यानी कि जीएमटी से कितने घंटे आगे है भारतीय मानक समय? ठीक है, ये पूछा गया है। 4 घंटे, 7 घंटे, 5.5 घंटे, आपका 3 सही 7/2 घंटे, ये आपको बताना है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि आपका 5.5 घंटे भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य टाइम से यानी कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय मानक समय की गणना जो होती है वो किस तौर पर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये जो प्रश्न आएगा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे। इतना आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ए रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी। बी है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। सी सिंचाई। और डी यह सभी। कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? सही आपका उत्तर डी होगा, यानी कि सभी, यानी कि रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई, ये सभी हरित क्रांति की रणनीति के हिस्से के तौर पे आते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रणनीति में शामिल थे। आपका अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर, हुगली, घाघरा, कोसी, बताइए। सही उत्तर क्या है? डी है, यानी कि कोसी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोसी नदी बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी, ये पूछा गया है। सही उत्तर सी है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए, अगला दमदार प्रश्न सामने आया है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती है, यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित होती है? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। सही उत्तर भी होगा, जाहिर सी बात है। इससे संबंधित एक प्रश्न और आ चुका है, इससे पहले पीवाईक्यू में हमने देखा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। आपको पता है कृषि से संबंधित जो भी आता है वो प्राथमिक में आता है, ठीक है। तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की जब हम बात करते हैं, यानी कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन जब किया गया तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल किया गया या किया जाता है। या फिर प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित। आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, क्योंकि हम 25-25 क्वेश्चन आपके देखते हैं ताकि बर्डन ना बने। तो निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यानी कि कॉमर्शियल बैंक नहीं है? ए HSBC, उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, सिडबी। कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सही उत्तर सिडबी। आपको पता है सिडबी कोई वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अन्य जो प्रश्न में ऑप्शन चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक हो चाहे वो अन्य बैंक हो, ये सारी ICICI बैंक है। तो ये सारी बैंकें क्या हैं, वो वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आती हैं। तो इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखा। ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? कारण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपके PYQ शामिल हैं, और PYQ तो शामिल ही हैं, इसके साथ ही साथ PYQ के दृष्टिगत जो अन्य प्रश्न आ सकते हैं, यानी मॉडल क्वेश्चंस हैं, वो भी शामिल हैं। तो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण आपकी सीरीज है जो कि लगातार चल रही है। हर वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को देखते हैं। UPSSC पेट के लिए केंद्रित UPSSC पेट को ध्यान में ही रख के सारा चीज़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।